नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पेट की भूख उम्र नहीं देखती। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और ऐसी ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। 70 वर्षीय मोहन जी घर में अकेले थे। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा था। तो वे थोड़ा बहुत खाना पकाना तो जानते थे, लेकिन कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने दीपक को फ़ोन लगा दिया। हेलो बेटा दीपक, कैसे हो तुम? और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिन में ही लौट आएंगे, लेकिन पूरा एक सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। अब इंसान कहीं जाता है तो 4-5 दिन ऊपर नीचे हो ही जाता है। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। इस रविवार रेखा की छोटी बहन की यानी कि मेरी साली की इंगेजमेंट है। अब हम लोग उसके बाद ही आ पाएंगे। कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। ये सुनकर मोहन जी बोले, लेकिन बेटा इतने दिन में यहाँ कैसे रहूँगा? जो राशन घर पे पड़ा था अब तो वे भी ख़त्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और पैसे भी कहाँ हैं मेरे पास जो कुछ ख़रीद कर ले आता। बेटा अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते मोहन जी फफक कर रो पड़े। तो उनका बेटा दीपक बोला, कमाल करते हैं पिताजी, आप भी। इतना सारा राशन रख कर आई थी आपकी बहू आपके लिए, इतनी जल्दी वो सब कैसे ख़त्म कर दिया? मोहन जी हैरानी से बोले, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन पड़ा था जो ख़त्म हो गया। फिर दीपक बोला, अब जो भी हो मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। इंगेजमेंट के लिए हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारी भी देखनी है। अब रेखा का भाई तो किसी काम से विदेश गया है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतज़ाम मुझे ही देखना होगा। अभी तो आप किराना वाले से राशन का सामान उधार ले कल काम चला लीजिए। जब मैं आ जाऊंगा तो उसका हिसाब कर दूंगा। मोहन जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी फ़ोन से आवाज़ सुनाई पड़ी, दीपक कहाँ रह गए तुम? दीपक बोला, हाँ अभी आया। अच्छा पिताजी, बहुत काम है मुझे, मैं फ़ोन रखता हूँ। दीपक ने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर मोहन जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगे कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही बेटा 5 दिन का राशन घर में रख कर गया, अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया और वहाँ अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद कि माँ बाप के दर्द भी दिखाई नहीं देता। सोच सोच कर ही मोहन जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जीने कहाँ दे रही थी। अभी आखिरकार पास के राशन की दुकान पर गए और हिचकिचाते हुए कुछ राशन उधार लेने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर मोहन जी वापस अपने घर लौट आए, लेकिन अब क्या करें ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया और वो जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गए। तो मंदिर में प्रसाद वितरित किया जा रहा था, तो मोहन जी ने प्रसाद लिया और मंदिर में ही बैठकर खाने लगे और पेट की भूख शांत करके थोड़ी ही देर में उठे और सोचने लगे कि आखिर इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी एक सप्ताह बाकी है। थोड़ी ही देर बाद जब ये अपने घर जाने लगे, मंदिर से बाहर निकले तो 7 साल के 2 छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल अमरूद ख़रीदोगे? 30 रुपये किलो हैं। उन्हें देखकर मोहन जी के मन में कुछ ख्याल आया और बोले, बेटा ये अमरूद तुम कहाँ से लेकर आते हो? अंकल मंदिर के पीछे एक
बहुत बड़ा बाग है। जिन अंकल का वो बाग है वो हमें अमरूद बेचने के बदले पैसे देते हैं। अंकल अमरूद लोगे क्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर मोहन जी अपने घर वापस आ गए। फिर सोचने लगे कि अगर वो छोटे छोटे बच्चे खुद कमा कर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बूढ़ा हुआ हूँ, बीमार तो नहीं। अगले दिन मोहन जी भी मंदिर के पीछे चले गए और थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने फल बेचना शुरू कर दिया। कुछ नहीं तो इस तरह वो अपने पूरे दिन का खाने का खर्चा निकाल ही लेते थे। लेकिन कहीं दुनिया वाले उनके बेटे को गलत ना समझे, ये सोचकर उन्होंने अपने मुंह को साफे से ढक लिया था ताकि वो किसी की पहचान में ना आ सके। ऐसा करते करते आज 4 दिन बीत चुके थे। आज जब मोहन जी फल बेचने बैठे तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की सूचना भी उन्होंने सुनी थी। आंधी तूफान आ सकता है, इसीलिए लोग अपने घरों में ही रहें। लेकिन फिर भी मोहन जी वहाँ फल बेचने आ बैठे थे। थोड़ी ही देर में ज़ोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन मोहन जी अभी तक वहीं बैठे थे, सोचकर कि कुछ फल बिक जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहाँ बैठा देखकर न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती है। ऐसी आंधी तूफान में भी ये बुजुर्ग बाहर निकलने को मजबूर हैं। जिस समय वो रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गया और मोहन जी का साफा जिससे उन्होंने मुंह ढका हुआ था अचानक हवा में उड़ गया और वो घबरा कर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से चले गए। कुछ देर में बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन मोहन जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी ये हालत होगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मोहन जी और रीमा जी का एक बेटा दीपक और एक बेटी चांदनी थी। छोटा होने के कारण दीपक को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता को कितनी उम्मीद थी अपने बेटे से। पढ़ाई में भी होशियार था दीपक। उच्च शिक्षा के लिए मोहन जी ने उसका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दी। वही कॉलेज में ही दीपक की रेखा से मुलाकात हुई। देखने में दीपक बहुत हैंडसम था। रेखा को तो देखते ही पहली नज़र में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद दीपक को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अब रीमा जी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, इसलिए मोहन जी ने दीपक के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि बहू आकर घर की भागदौड़ संभाल सके। दीपक ने बताया कि वे रेखा से प्यार करता है। ये सुनकर मोहन जी बहुत खुश हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि रेखा के पिताजी बहुत पैसे वाले हैं और मोहन जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन रेखा और दीपक ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और रेखा के पिता उसकी हर बात मानते थे। तो दीपक की जिद के कारण माता पिता को न चाहते हुए भी उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीने तो दीपक और रेखा घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त रहे थे। उसके बाद भी रेखा आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक विचारों वाली रीमा जी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उन्होंने कह दिया, बहू अच्छे घराने की बहू बेटियों को ये सब शोभा नहीं देता। इतना सुनने के बाद ही रेखा ने घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को साफ तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखल अंदाजी हो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपक ने अपने माता पिता को समझा दिया वो टोका टोकी ना किया करें
बहू के ऐसे रंग ढंग देख कर रीमा जी और मोहन जी हैरान रह गए। धीरे धीरे रीमा जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वे अपने पति मोहन जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसी। मोहन जी की बेटी चांदनी कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाया करती थी ताकि उनका अकेलापन बांट सके, लेकिन रेखा को अपनी नंद-फूटी आंख नहीं भाती थी। समय अपनी तेज रफ्तार से चलता रहा। करीब 2 वर्ष के बाद रेखा और दीपा का बच्चा इस दुनिया में आया। जब उनका बेटा 5 साल का हुआ तो उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी से 2 दिन पहले ही रेखा के मैके वाले उसके घर पहुंच गए। दीपक की बहन चांदनी भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब रेखा ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ननद के खिलाफ एक साजिश रची। पार्टी से अगले दिन जब चांदनी अपने घर जाने को तैयार हुई तो उसी समय रेखा ने शोर मचा दिया कि मेरी मां का कंगन चोरी हो गया है। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर कंगन ढूंढने का दिखावा किया और फिर अपनी ननद के बैग में सबके सामने तलाशी लेने लगी और कपड़ों के बीच से अपनी मां का कंगन देखकर उसने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। देखो दीपक, क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगे कंगन कभी नहीं देखे होंगे ना। चाहिए थे तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी तो करना नहीं चाहिए था। दीपक ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और ये देखकर चांदनी हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहाते हुए वे उस दिन अपने ससुराल गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना ज़रूर कहा, रेखा भगवान से डर। जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाया है एक दिन वो लौट कर तुम पर भी आएगा। इतना कहकर वे रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर बेटी पर लगे चोरी के इल्ज़ाम का सदमा मोहन जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी ने भी वहाँ आना बंद कर दिया था। कभी कभार फ़ोन पर अपने पिता का हालचाल पता कर लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब होने लगी थी। एक दिन रेखा के पास उनके मम्मी पापा का फ़ोन आया। रेखा बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ते की बात चल रही है। हमें तो सब कुछ ठीक लग रहा है। एक बार तुम भी लोग आकर देख लो। वैसे तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टी है और आ जाओ और कुछ दिन यहाँ रह लेना। इस बारे में जब रेखा ने अपने पति दीपक से बात की तो दीपक बोला, अगर हम कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। इस बात पर रेखा भड़क उठी। अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो दीपक बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा। लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। पीछे पिताजी कैसे रहेंगे, उनके लिए खाना कौन बनाएगा। तो रेखा बोली, अच्छा आज अपने पिता के लिए बड़ा प्रेम प्यार जाग उठा है आपके दिल में। मेरे लिए तो कभी कोई चिंता नहीं होती। वैसे भी रोटी बनाना तो उन्हें आता ही है। अरे रेखा, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छे भले तो हैं तुम्हारे पिताजी, क्या हुआ उनकी तबीयत को। जब सुबह शाम सैर करने के लिए बाहर जा सकते हैं तो क्या खड़े होकर अपने लिए 2 रोटी नहीं पका सकते। मैं उनके लिए घर पर सारा राशन का सामान रख कर जाऊंगी। आराम से पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे, रेखा ने कहा। तो दीपक बोला, ठीक है बाबा, तुमसे कभी मैं जीत पाया हूँ क्या। कहकर दीपक अपने ऑफिस जाने लगा। तभी रेखा ने आवाज़ दी, दीपक, मेरे मैके जाने के लिए ऑफिस लौटते वक्त कोई उपहार लेते आना। मेरी मम्मी पापा हर बार हमें इतना सब कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओ अच्छे से अच्छा लाना, रेखा ने कहा। तो दीपक ने हाँ में सर हिला दिया और ऑफिस चला गया। शाम के समय मोहन जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया तो उसी समय उनका पोता उनके पास आया और बोला, दादाजी, हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे, लेकिन आपको नहीं लेकर जाएंगे, आपको यहाँ अकेला छोड़ कर जाएंगे। ऐसा कहते हुए उनका पोता हंसने लगा। तो पोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोहन जी हैरान रह गए। तभी उनका दोस्त बोला, किस सोच में पड़ गए मोहन। तो पोते की बात पर पर्दा डालते हुए मोहन जी
फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं बाहर जाएंगे तो क्या मुझे बताकर नहीं जाएंगे? और वैसे भी अगर उन्हें कहीं जाना हो तो जाएं। अब इतने दिन जिंदगी अकेले काट ली तो आगे भी अकेले ही कट जाएगी, और कुछ नहीं तो अपने लिए 2 रोटी तो मैं बना ही सकता हूँ। कहते कहते मोहन जी का स्वर रुआसा हो गया और कुछ देर बातचीत करने के बाद मोहन जी का दोस्त अपने घर चला गया। अगली सुबह आंगन में बैठकर अपने बेटे के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही उनकी बहू रेखा बाहर आई तो मोहन जी बोले, अरे बहू, दीपक तैयार हो गया क्या? तभी बाहर क्यों नहीं आया? क्या दफ्तर नहीं जाना? तो रेखा भुएं चढ़ाते हुए बोली, क्यों, अब क्या काम आ गया जो उनके बारे में पूछ रहे हैं? ज़रूर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तभी उनकी राह देख रहे हैं। आपको तो 1 मिनट भी चैन नहीं है, कभी तो उनको भी आराम से रहने दो। बहू की तीखी बातें सुनकर मोहन जी चुपचाप बैठ गए। इतने में दीपक तैयार होकर बाहर आया और मोहन जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, मेरी पेंशन निकाल ले आए हो क्या? अगर ले आए हो तो कुछ पैसे मुझे भी दे दो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं। तभी मोहन बोला, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी ऐसी कमी छोड़ी है जो हाथ फैलाने की नौबत आ गई? आपकी हर ज़रूरत को तो हम पूरा करते हैं, और वैसे भी अपनी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे मैं रेखा के हाथ में मिलाकर दे देता हूँ। जब घर उसे ही चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उससे मांग सकते हो। ये बात सुनकर मोहन जी चुप हो गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या अभी? मोहन जी ने इतना ही कहा था कि रेखा रसोई से बाहर निकल कर आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपके पिताजी की जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगा कर सुनते हैं। इस घर में तो हमारी बिल्कुल भी प्राइवेसी ही नहीं है। तभी दीपक बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अपने बेटे और बहू की बातें आप चुप चुप कर सुनते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी मोहन जी बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना ही भरोसा है? और वैसे भी ये बात तो मुझे गोलू ने बताई थी कि वे नानी के घर जा रहा है, और इसलिए ही मैं कुछ पैसे तुमसे मांग रहा था कि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तभी दीपक बात बदलते हुए बोला, हाँ तो ठीक है ना, बच्चा था तो आपको बोल दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 5 दिनों के लिए कुछ काम से रेखा के मेके जा रहे हैं। उनके मम्मी पापा ने बुलाया है। इतनी बात सुनकर मोहन जी बोले, अरे पर बेटा, 1-2 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी। 5 दिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? तभी रेखा गुस्से से बोली, आपके पिताजी आखिर चाहते क्या हैं? क्या हम सारी उम्र उनकी सेवा में ही गुजार दें? हम परसों सुबह जा रहे हैं और ये बात तय हो चुकी है। ऐसा कहकर पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गई और दीपक अपनी नौकरी पर चला गया। रेखा ने हमेशा की तरह मोहन जी से घर की झाड़ पोंछ कराई और फिर सब्जी काटने के लिए दे दी और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाज़ार चली गई। जिस दिन वे लोग निकलने लगे तो रेखा मोहन जी के पास आई और बोली, पिताजी, घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफ़ी होगा। फल सब्जी खरीदने की तो आपको ज़रूरत नहीं, और आपकी दवाइयाँ हमने पहले से ही ला कर रख दी थी। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मोहन जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और फिर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे ने उनकी सुध ना ली तो थक हार कर मोहन जी को अपने बेटे पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते सोचते
मोहन जी अचानक वर्तमान में आ गए। जब उनके फ़ोन की घंटी बजी, मोहन जी की बेटी चांदनी का फ़ोन आया था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी की आवाज़ सुनकर मोहन जी का मन भर आया। फिर समय को संभालते हुए बोले, बेटा ठीक हूँ बेटी। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए ससुराल गया है। ये सुनकर चांदनी बोली, क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप वहाँ अकेले कैसे रह रहे हैं? खाना कैसे खाते हैं? और बाकी के काम वो सब कौन करता है? तो मोहन जी हृदय स्वर में बोले, अरे बेटा, तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी माँ के जाने के बाद मैं रोटी पकाना, बर्तन साफ़ करना और साफ़ सफाई सब करना सीख गया हूँ। और अपने लिए तो 2 रोटी बनाने में क्या हर्ज है। ये बात सुनते ही चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके पिता, जिन्होंने कभी एक गिलास पानी पीने के लिए भी रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और वो आज माँ की अनुपस्थिति में घर का एक-एक काम समय कर रहे थे। इसके बाद वो कुछ बोल ना सकी और उसने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह जब मोहन जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, तभी उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? बच्चे तो घर पर नहीं हैं और मुझसे मिलने तो कौन आएगा? सोचते हुए मोहन जी बाहर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अपनी बेटी चांदनी को देखकर वे हैरान रह गए। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें भर आईं। अरे बेटी चांदनी! तभी बच्चे भी नानू नानू कहते हुए उनकी टांगों से लिपट गए। मोहन जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से सहलाते हुए उनका माथा चूमते हुए बोले, बच्चों, इतने सालों बाद तुम्हें सामने देखा है, वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती आई थी। तभी चांदनी बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ? भाभी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, वो अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई। इसलिए चाहते हुए भी अपने मैके की चौखट पर पैर न रख सकी, लेकिन आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? तभी उनका दामाद बोला, पिताजी, क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी? बेटी दामाद से अपनापन पाकर मोहन जी की आंखें भीग गईं और बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ चले आए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है। लेकिन तुम्हारी भाभी ये सब बातें नहीं समझेगी। मोहन जी बोले, और अभी कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर वे रसोई घर में चले गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। उसी समय चांदनी भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इतनी बात सुनते ही मोहन जी उदासी भरे स्वर में बोले, क्या बताऊँ बेटी, खुद की पेंशन के पैसे होते हुए भी मैं अपने ही घर में भिखारी बन बैठा हूँ। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर चांदनी बोले, अरे इतनी छोटी सी बात पर परेशान होने वाली क्या बात है? आपकी ये परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए चांदनी ने अपना मोबाइल निकाला और फिर बाज़ार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर मोहन जी अपनी परेशानी को भूल ही गए थे। इधर शाम के समय जब मोहन जी के दोस्त उनसे मिलने आए तो बोले, बेटी, एक बात कहूँ, तुम अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? यहाँ रहते हुए तुम्हारे पिताजी की हालत कुछ अच्छी नहीं है। या तो अपने पिताजी का ख्याल तुम खुद रखो या उनका हक दिलाओ। सारे पैसे तो तुम्हारे भाई भाभी ले लेते हैं और तेरा भाई तो सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहा मानता है, और घर के काम का क्या है? पैसे हाथ में हो तो इंसान नौकरों से भी काम करवा लेता है। ये बात सुनकर चांदनी कुछ सोच में पड़ गई। उधर नानी के घर में रहते हुए दीपक का बेटा गोलू जब मोबाइल देख रहा था तो बैठे बैठे ही चिल्लाया, अरे दादू देखो, मम्मी ये तो दादू हैं। ये बात सुनकर रेखा हैरान हो गई। तभी गोलू फिर से बोला, मम्मी, मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा। तो रेखा बोली, अच्छा तूने कहाँ देखा? तो गोलू ने मोबाइल में एक वीडियो लगा दिया।
ये वही वीडियो थी जो आंधी तूफान के समय उस लोकल न्यूज़ रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें मोहन जी फल बेचते हुए नज़र आ रहे थे। वीडियो पर कैप्शन लगा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती है, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। वो वीडियो देखकर रेखा के होश ही उड़ गए और फिर रेखा अपने पति दीपक को वो वीडियो दिखाने लगी और बोली, ये देखिए, ये गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी हमारी पीठ पीछे, पूरे जग में हमारी बदनामी करवाने पर तुले हैं। क्या कमी छोड़ी थी आखिर हम लोगों ने। दीपक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोला, नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। अभी पता चल जाएगा, मैं अभी आपके पिताजी को फ़ोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए रेखा ने मोहन जी को फ़ोन लगा दिया। पिताजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं? लेकिन क्या हुआ बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, अब अनजान तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बना कर रख दिया है आपने हमारा। ये सुनते ही मोहन जी सकपका गए। तभी रेखा बोली, आपसे तो मैं आकर बात करती हूँ, हमारे आने से पहले घर की पूरे साफ़ सफाई रखिएगा। अभी रेखा ये सब बातें बोल ही रही थी, तभी चांदनी के दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। पीछे से ये कैसे शोर की आवाज़ आ रही है? घर पर कोई आया हुआ है या आपने ही फ़ोन करके किसी को बुला लिया है? बताते क्यों नहीं? कहते हुए रेखा की भौहें तन गईं। तभी मोहन जी हड़बड़ाते हुए बोले, वो बात यह है कि अरे ठीक से बताते क्यों नहीं, वो क्या कर रहे हैं? तभी चांदनी आगे आई और बोली, मुझे फ़ोन दीजिए पिताजी, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ भाभी? मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने मैके आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो रेखा बोली, किसने बुलाया है तुम्हें? जब इतने सालों से नाराज़ होकर बैठी थी तो फिर आज मेरे घर में कैसे आ गई? तो चांदनी बोली, अरे आपका घर क्यों? ये घर मेरा नहीं है। अगर मैं नाराज़ हो भी गई थी तो सिर्फ़ आपसे हुई थी, अपने पिताजी से नहीं। और वैसे भी आप अपने मैके में गई हैं तो वहाँ शांति से रहिए, यहाँ बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। चांदनी ने ऐसा कहा तो रेखा भड़कते हुए बोली, फ़ोन तो अब मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं पुलिस कंप्लेंट करके ही रहूंगी। तो चांदनी बोली, अच्छा, जो तुमसे बन पड़े कर लो। ऐसा कहकर चांदनी ने फ़ोन काट दिया। ये सुनकर मोहन जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया और कांपते हुए बोले, बेटी, तूने ये क्या कर दिया? तेरे भाभी भाई तो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो चांदनी बोली, अरे पिताजी, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये घर आपका है और आपके नाम पर है। क्या आप ये बात भूल गए? इस बात का फैसला आपको खुद ही करना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं या अपनी बची ज़िंदगी पूरी शान के साथ जीना चाहते हैं? बेटी की बात सुनकर मोहन जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को अपने घर पर बुलाया और उसके साथ बैठकर पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब रेखा ने अपने पति दीपक को फ़ोन पर हुई सारी बातें बताईं तो वो दोनों अपने बेटे को लेकर अनन फनन में अगले दिन ही वापस पहुंच गए। आते ही रेखा अपनी नंद पर बरस पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तभी दीपक उसके हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तभी चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगता था कि भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफ़ों को समझेंगे, लेकिन आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो ये घर मेरा भी है, मेरा भी इस घर में हिस्सेदारी है। वो बात अलग है कि मैंने आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। ये सुनकर रेखा गुस्से में आई और जैसे ही अपनी नंद पर हाथ उठाने लगी, तभी मोहन जी बोले, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रेखा बोली, अच्छा, आज इतनी हिम्मत आ गई, लगता है बेटी ने खूब खिलाया पिलाया है। जो आवाज़ में भी जोश आ गया।
फिर रेखा दीपक से बोली, इन बाप बेटी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से बाहर। ये बात सुनते ही मोहन जी के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से भरी कड़कती आवाज़ में बोले, बेशरम औरत, ना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार दिए और ना ही कोई तमीज़ सिखाई है। इतने दिनों में तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब नहीं। ये घर मेरा है और मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी दीपक गुस्से से बोला, पिताजी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसी बात कहने की? तो मोहन जी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। तो तभी दीपक बोला, आप चाहे जो भी कर लें, लेकिन हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। उसी समय वकील बाबू अंदर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? ये घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये बात सुनकर दीपक हैरान रह गया। तभी वकील साहब ने कोर्ट के कागज़ उसके हाथ में थमाए और बोले, 1 सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हें इस मकान को खाली करना होगा और आज तक अपने पिता की पेंशन के जितने भी पैसे तुमने खर्च किए हैं वो तुम्हें उन्हें वापस लौटाने होंगे, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। ये सुनते ही दीपक और रेखा की हवाइयाँ उड़ गईं, एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। फिर दीपक ने रेखा को इशारा किया और दोनों अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मोहन जी ने तय कर लिया था कि वो अब कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ज़ोरदार आवाज़ में वे बोले, ये मगरमच्छ के आंसू तुम किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो चुका हूँ। सही कहा था मेरी बेटी ने कि मैंने कभी आज तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुँह नहीं देखना चाहता, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। 3 दिन बाद दीपक ने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर छोड़ दिया। अब मोहन जी उस घर में अकेले रहते थे, लेकिन उनकी बेटी को अपने पिता की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मोहन जी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई हैं और वैसे भी बेटी के घर पर रहना माँ बाप को शोभा नहीं देता। तो चांदनी ने इस बात का भी हल निकाल लिया और मकान के ऊपर के हिस्से में किराएदार बिठा दिया और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया, जो दिन भर उनका काम करता और रात में भी उनका ख्याल रखता। अब चांदनी हर रोज़ अपने पिता से फ़ोन पर बात करती और उनका हालचाल पूछती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने भी आ जाती। अब मोहन जी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने लगे थे। अपने मित्र के साथ सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाते तो कभी मंदिर या गुरुद्वारा चले जाते। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था। बेटे से नाता तोड़कर अब उन्होंने भी मन को समझा लिया था। अब उनका जीवन सुख शांति से गुजर रहा था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मैं ऐसी ही हिंदी कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़े रहें। प्लीज़ समर्थन कीजिए ताकि अगली कहानी में आपके सामने अच्छी से अच्छी पेश कर सकूं। और कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सुनाइएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार।